तो ये हमें कितना भी डरा ले, हम डरने वालों में से नहीं है, लेकिन आज तक भी लोगों के दिलों में वो जिंदा है। एक शायरी आपके परिवार पर पूरी फिट बैठती है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों। अभी हम गांव जिडाना में हैं और ये शामली विधानसभा का गांव है। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ किसान यूनियन द्वारा एक पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें बिजली का बिल को लेकर, गन्ने की बकाया पेमेंट को लेकर, आवारा पशुओं को लेकर एक पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें क्षेत्र के किसानों ने और मजदूरों ने भाग लिया। अभी हमारे साथ में एक ऐसा चेहरा आप देखने जा रहे हैं, जिनके बारे में मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन इंट्रोड्यूस कराना उनके बारे में जरूरी है। नाई दर्शन की छोटी बहन इकरा हसन जी हमारे साथ में हैं। और अभी लोकसभा चुनाव का भी आगाज हो चुका है। चारों तरफ एक ही चर्चा है। एक तरफ तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ जो चड्डीधारी हैं, नारंगी लोग जो हैं, उन्होंने भारत तोड़ो यात्रा का आह्वान कर दिया है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं देश में किस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं। बात कुछ भी हो, केवल और केवल हिंदू मुस्लिम की बात है। अभी कई दिनों से मदरसा ही चला हुआ है लगातार, और एक पूरी प्लानिंग के तहत ये कार्य किए जाते हैं। आरएसएस के रूप में आप अच्छी तरीके से जानते हैं आरएसएस के लोग किन भावनाओं के लोग हैं, वो चाहते क्या हैं। और कैराना जो आज देश में एक 33 साल के लड़के ने जिस तरीके से कैराना को मशहूर कर दिया, इस तरीके से कोई नहीं कर पाया। नाम है नाई दसन और फिलहाल जेल में है। शायद जल्द ही आप सबके बीच में होंगे और इकरा हसन जी से बातचीत करेंगे कि आज जो पंचायत उसके बारे में वो क्या कहना चाहती हैं, किसानों को क्यों परेशान किया जा रहा है, मजदूरों को क्यों परेशान किया जा रहा है, क्यों बिजली वाले घरों में घुसकर किसानों को परेशान कर रहे हैं, और जो 2024 का चुनाव है उसके बारे में अभी से क्या प्लानिंग की जा रही है। नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तो पहले तो आपको इंट्रोड्यूस कराने की तो मुझे जरूरत है नहीं, तो सबसे पहले जो आज पंचायत बुलाई गई थी उसका मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव तो वही किसानों के जो हमारी समस्या चल रही है। एक तो गन्ने का जो बकाया भुगतान है, कई धरने भी हो चुके हैं हमारे जिले में, फिर भी पूरा नहीं हो पाया है। एक तो पेमेंट के लिए थी, दूसरी जो बिजली विभाग है, उनके जरिए जो दिन रात छापामारी हो रही है और परेशान कर रखा है। सिंचाई की समस्या इस बार हमारे यहाँ, बारिश उतनी नहीं हुई, सूखे का प्रभाव महसूस कर रहे हैं हमारे किसान लोग। तो सिंचाई के लिए भी बिजली हमें फ्री में देनी चाहिए जो सरकार है। तो इन सब चीजें, इसी तरह के कई मुद्दे थे, उन्हीं को उठाने के लिए आज हम लोग सब यहाँ पर मौजूद थे, किसान यूनियन के बैनर तले। आज जो हालात देश में आप देख रहे होंगे, एक मुद्दा किसी को मिल जाए पूरा दिन उसी पे चर्चा होती है। यहाँ एजुकेशन की बात नहीं होती, रोजगार की कोई बात नहीं होती, आवारा पशुओं से जिस कदर मौतें हो रही हैं उस पर कोई बातचीत नहीं होती। तो क्या कारण है? जानबूझकर किया जा रहा है? क्या एक प्रोपगेंडा है ताकि केवल मुस्लिमों को टारगेट किया जाए? जी, बिल्कुल, सरकार कोई काम नहीं करना चाहती है। इनकी इनका कोई इरादा नहीं है काम करने का, इसलिए ये इस तरह के मुद्दे लाते हैं जिनके ज़रिए ध्यान भटकाया जाए लोगों का, जिनके ज़रिए लोग अपनी समस्या को भूलकर उन मुद्दों में मशगूल हो जाएँ। लेकिन यही हमारा, हम जो विपक्ष के लोग हैं, हमारा यही काम है, यही कर्तव्य है कि हम लोग बार-बार लोगों के बीच में पहुँचे, उनकी आवाज़ बने, उनकी बातों को, उनके मुद्दों को, जो अहम मुद्दे हैं, जिनसे वो रोज़ाना जूझ रहे हैं, उनको उठाएँ, सरकार तक पहुँचाएँ, और उसी में लगे हुए हैं लगातार। कब तक लगता है आपको नाइजर संजी जेल से बाहर होंगे? आप अकेली फाइट कर रही हैं और पूरे के पूरे उस वर्ग के साथ आपकी फाइट है जो देश में 1925 में आए थे और 2025 में आजादी मनाना चाहते हैं, 100 साल की आजादी मनाना चाहते हैं, क्योंकि देश भी 2014 के बाद ही आजाद हुआ है। तो आपको क्या लगता है उसके बारे में, आपका क्या राय है? मेरी तो ये राय है कि ये लोग ना तो आज़ादी की लड़ाई में कहीं पर थे, और अब अपने प्रोपेगेंडा चला के ये लोग हम सबको बेचने का काम कर रहे हैं। जो निजीकरण हो रहा है सभी विभागों का, पूंजीपतियों के हाथ में हमें दे रहे हैं। अब पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अब हम इन 2-4 लोगों के गुलाम बन के रह जाएँगे। तो ये लोग तो आज़ादी की बात से, आज़ादी की लड़ाई से दूर थे और आज भी ये बहुत दूर हैं। तो इन लोगों के हम लगातार विपक्ष में हैं। ये हमें तरह-तरह की चीज़ों से डराने की, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने मेरे भाई पर झूठे मुकदमे लगा रखे हैं इसी साजिश के तहत कि आवाज़ दब जाए। लेकिन मैं जिस परिवार से आती हूँ, हमने ये नहीं सीखा है, वो हमारी समस्या है, हम उससे जूझ रहे हैं और झेल रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि कानूनी लड़ाई जीती जाए। उसमें हमें उम्मीद भी है कि आगे जाके हमारी सुनवाई होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम आवाज़ उठानी बंद कर देंगे। ये हमें कितना भी डरा लें, इन्होंने हमारी सारी प्रॉपर्टियों की जाँच कर ली, सब कुछ कर लिया। हमारे पास कुछ छुपाने को नहीं है, तो हम डरते नहीं हैं इसलिए।
तो ये हमें कितना भी डरा लें, हम डरने वालों में से नहीं हैं। अभी भी इन्होंने पूरा शिकंजा कसा हुआ है, आगे और भी कर देंगे तो भी हम इसी तरह मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। ना डरने का कारण क्या है? सीख है अपने बड़ों की। मेरे जो वालिद साहब हैं, मेरे पिताजी जो हैं थे, वो बिल्कुल उनका यही स्वभाव था। वो जनता की लड़ाई लड़ने के लिए वो बिल्कुल किसी चीज़ की परवाह नहीं करते थे। और सबसे बड़ी प्रेरणा और राजनीति में घुसने के लिए जो हमारी इच्छा है, प्रेरणा है, वो उन्हीं के लिए है कि उनका जो उनके लोगों में जो प्यार था उनके प्रति, वो इसी तरह बरकरार रहे, उनका नाम ज़िंदा रहे, उनकी लेगेसी, उनकी धरोहर ज़िंदा रहे। तो इसलिए हमें उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की सीख हमें घर से ही मिलती है। तो हम कैसे डर सकते हैं? अब ये भी बताया जा रहा है, मैं जहाँ-जहाँ जा रहा हूँ, जिन गाँव में जा रहा हूँ, कि मनोवर्सन दोबारा आ चुके हैं। आपके रूप में मनोवर्सन जी को देख रहे हैं। क्या लगता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि जो पॉपुलैरिटी उनकी थी, कहीं ज़्यादा आपकी हो चुकी है। अभी आपके पास ना तो आपने कोई चुनाव लड़ा, बिना चुनाव के आपकी इतनी पॉपुलैरिटी है, तो आने वाले समय में आपको क्या लगता है, क्या उनसे आगे निकल पाएँगे आप? देखिए, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरे पिताजी जो चारों सदन के मेंबर रहे हैं और इतनी बड़ी उनकी राजनीति थी और आज उन्हें 14 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक भी लोगों के दिलों में वो ज़िंदा हैं। अगर उनके साथ मेरा नाम लिया जा रहा है, तो ये मेरे लिए इससे बड़े सम्मान की बात कोई नहीं हो सकती। लेकिन मैं अभी बहुत छोटी हूँ और उनका कद मैं छू भी नहीं पाऊँगी कभी इस उम्र में, ना अगले किसी उसमें। मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है। जिस जनता ने उनको उस मुकाम तक पहुँचाया, वो जनता बोल रही है। तो जनता की बात नहीं नकारी जा सकती, जनता जनार्दन होती है। जी, जनता का बहुत-बहुत आभार है इस बात के लिए, लेकिन अभी तो मैंने कुछ किया नहीं है, जैसा आप कह रहे हैं कि मैं भी किसी पद पे नहीं हूँ, कुछ करके नहीं दिखाया। लड़ाई है, संघर्ष है, वो कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ कि मेरे जो वालिद साहब थे, वो जब तक कुछ नहीं बने थे, तब भी वो इतने ही मशहूर थे, क्योंकि आपको अगर याद हो तो सन 79, हाँ, नहीं, 89 वाला जो चुनाव था राजेश्वर बंसल जी का, वो उन्होंने आज़ाद लड़वाया था, अपने दम-खम पे लड़वाया था। तो और उस टाइम वो कुछ भी नहीं थे, लेकिन जनता उन्हीं को जानती थी, उन्हीं को प्यार करती थी और सबको यही लगता था कि मुनव्वर हसन खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो भी बिना चुनाव लड़े वो बहुत मशहूर थे और आज भी जो फसल काट रहे हैं, वो मेरे वालिद साहब की बोई हुई फसल है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन तक पहुँचना तो शायद संभव ना हो, लेकिन हमारी कोशिश जारी है कि उनके नाम को, उनकी इज़्ज़त को बरकरार रखा जाए। एक शायरी आपके परिवार पर पूरी फिट बैठती है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो सीने में जो आग है, और खासकर विधायक जी जरा सी बात पे अपने लोगों के लिए लड़ जाते हैं, अधिकारी से लड़ जाते हैं। तो आप में क्यों नहीं है वो चीजें? मनोहर सिंह जी भी इसी तरीके से लड़ जाते थे। तो ये क्या जो आप की एजुकेशन है उसके कारण है या कुछ और कारण है इसके पीछे? नहीं, आप सहज हैं कि नहीं? नहीं, देखिए, एक तो पहली बात मैं महिला हूँ, लेकिन उस हिसाब से भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। महिला तो मायावती जी हैं, सबको लगा दिया ठिकाने। तो मैं कहाँ नहीं अड़ रही हूँ, मैं आपको कहाँ दिख नहीं रही हूँ, मैं तो हर जगह मौजूद हूँ। आप ये बताइए कि जो अपने पक्ष का माहौल है, उसमें विरोध करना एक अलग बात होती है और जो विपक्ष का माहौल है, उसमें विरोध करना एक अलग बात होती है। तो मैं वहाँ भी मौजूद हूँ, मैं वहाँ भी मौजूद हूँ, जितना अपने से हो पा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ और पूरा संघर्ष कर रहे हैं हम। बस मेरा बोलने का तरीका थोड़ा सहज है, लेकिन बात तो मैं सारी कह लेती हूँ। सहजता से आप सबको निपटा देती हैं, अपने का विरोधी थे, विरोधी हैं, विरोध करते रहेंगे, सबको निपटा दिया 3 ही शब्दों में, पूरा का पूरा पलड़ा आपकी तरफ आ गया। जो लोग विपक्ष के थे वो भी आपके पक्ष में आ गए। अब 2024 भी नज़दीक है, तो कैसी तैयारियाँ आपको लग रही हैं? लगता है कुछ होगा? एक तरफ नीतीश कुमार जी दिल्ली आए, आधी दिल्ली तो हिल चुकी है। आपको लगता है 2024 में नया कुछ हो सकता है? क्योंकि संघ भी अपनी कार्रवाई में लग चुका है, और जो कैराना है, जहाँ से पलायन की बात उठी थी, क्या वो दोबारा होगा कुछ इस तरह का? क्योंकि अब वो नहीं रहे, बाबू हुकम सिंह जी नहीं रहे, उन्होंने बाद में क्षमा भी माँग ली थी, मेरे से गलती हुई है। तो आपको क्या लगता है? टिकट के दावेदार काफ़ी होंगे, लेकिन जो नाम चला हुआ है, वो एक रासन का सबसे ऊपर है। तो आपको क्या लगता है 2024 में आप लोकसभा जा पाएँगी या नहीं? देखिए, हम लगातार फ़ील्ड में हैं, हमारा चुनाव आप समझिए कि ख़त्म ही नहीं हुआ है, क्योंकि हम उनमें से नहीं है कि चुनाव के बाद घर बैठ जाएँ। तो लगातार हमारा संघर्ष जारी है, हम विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष का संघर्ष कर रहे हैं और चुनाव की बात तो अभी चुनाव में टाइम है और चुनाव में जो ऊपर से आदेश आएँगे, जो भी चुनाव लड़ेगा, तो बस मैं दावे के साथ ये बात कहना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह कैराना सीट भाजपा को अब भी नहीं मिलेगी, तो उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, चाहे कोई भी चुनाव लड़े।
तुमने खींची है टेढ़ी लकीर, चलना हमें भी आता है। तुम होश खेल के खिलाड़ी, तो कुछ हुनर हमें भी आता है। वो हुनर हसन परिवार को अच्छी तरीके से आता है और 2024 में शायद कुछ नया हो सकता है। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी और राहुल गांधी जी लगातार यात्राएँ कर रहे हैं और दिल्ली की यात्रा के बाद जब से नीतीश कुमार जी ने पद को सँभाला है, उस पद को सँभाला है, तब से उत्तर प्रदेश में हलचलें ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति आप अच्छी तरीके से समझते हैं और उत्तर प्रदेश के कैराना की राजनीति भी आप अच्छे से समझते हैं। जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव में अमित शाह जी आकर घर-घर 5 पर्चे बाँटने के लिए मजबूर हो गए। वो यही वो बेटी है, यही वो लड़की है जिसने मजबूर कर दिया देश के गृह मंत्री को घर-घर पर्चे बाँटने के लिए। और जब घर-घर पर्चे बाँटने के देश का गृह मंत्री आ सकता है, तो आम जन घर से बाहर क्यों नहीं निकल सकता? अगर आप भी इस लड़ाई में शरीक होना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, तो एकजुट होकर किसान, मजदूर कम्युनिटी एकजुट होकर लड़े। साथ-साथ अल्पसंख्यक, शोषित, पीड़ित इकट्ठा होकर इस लड़ाई को लड़ें, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि देश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं, किसान परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं, शोषित हो चुका है हर वर्ग। और जब हर वर्ग इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ेगा, तभी इन व्यापारी वर्ग से हम बच पाएँगे। नई वीडियो के लिए बने रहिए गांव-गवांड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। शब्बा खैर।